कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स में पूछे गए थे आज के जनवरी 27 शिफ्ट 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सारा क्वेश्चन लिख रखा है और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। और 25 क्वेश्चंस एंड 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि सिलेक्टिव रहते हैं, तो वो बनाने के लिए मैंने सारा लिख रखा है, जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। और उनको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पोजीशन ऑफ एंड, जिसको दिया जाता है एस इक्वल टू 2t² जे कैप प्लस 5 के कैप से। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और वेलोसिटी हमको फाइंड करना है t इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो देखिए v इक्वल टू dx/dt होता है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, और एट 1 सेकेंड अगर करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड जे कैप। यहाँ आप देख सकते हैं ये जे में इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो जे कैप में इसका वेलोसिटी होगा, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ऑन रेल्स आर 1.5 मीटर अपार्ट। नेगोशिएट अ कर्व ऑफ r इक्वल टू 400 मीटर, द हाइट बाई विच आउटर एंड रेल शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर। तो आउटर रेल को कितना उठाना चाहिए ताकि कि हम नेगोशिएट कर पाए इस कर्व को। तो देखिए हमें ये रेल बना रखा है जो कि 1.5 मीटर है, और हमने ये एम्बैंकमेंट बना रखा है थीटा एंगल का, और ये हाइट h है, जितना इसको हाइट ऊपर करना चाहिए सेकंड रेल को विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इस पॉइंट पे मास जो कंसंट्रेट करेगा वो नीचे की ओर mg लगेगा, और n इसके कुछ नॉर्मल लगेगा, और n cos थीटा n sin थीटा कुछ इस डायरेक्शंस में लगने वाला है। एन साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होने वाला है mv² के, जो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। और एन कॉस थीटा इक्वल रहने वाला है mg के। तो हम एन साइन थीटा इक्वल टू mv²r, एन कॉस थीटा इक्वल टू mg को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू v²mg rg आ जाएगा, सॉरी। और टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास है h/1.5, जो कि इक्वल रहने वाला v²/rg के। v हमारे पास दिया हुआ था 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 का 144 होता है। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करें तो 1.5 इंटू 144/400 इंटू 10। तो इसको आगे हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा, तो इसके बाद हमारे पास आ गया है 54/1000, यानी 54 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी आई कैन से 54 mm। 54 mm हाइट हम ऊपर उठाएंगे, जिसके कारण ये नेगोशिएट कर पाएगा 400 मीटर के कर्व को। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस का, जो कि काफ़ी बेसिक सा सवाल है। हमसे पूछा है एक वायर है रेजिस्टेंस जिसका आर है और इसका लेंथ एल है। इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट करके इन सारे को अगर पैरेलली ज्वाइन कर दे तो आर इक्वलेंट क्या रहने वाला है। ये हमारे पास मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस आर का और लेंथ एल का एक वायर है। इसको 5 इक्वल टुकड़े में कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम पैरेलली ज्वाइन करते हैं। ये आर था, अब हम कट करने पे ये r/5 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 सबका हो गया होगा। तो अब जब इसको हम पैरेलली ज्वाइन करेंगे, पैरेलली इन सारे को अगर ज्वाइन कर दिया जाए 1 2 3 4 5, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या रहने वाला है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/r/5, यानी 5 ऊपर, प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, यानी आर इक्विवेलेंट जो रहने वाला है वो r/25 हो जाएगा बेसिकली। इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, r/5² भी करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, अ प्रोटॉन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी। एक प्रोटॉन जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर एक ऐसे रीजन से पास करता है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है वो हमको बताना है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ये एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये मूव कर रहा है एक ऐसे रीजन से जहाँ से इसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे लगता है, इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगता है, तो वो उसकी वेलोसिटी में सर्टेनली चेंज लाएगा ही लाएगा। लेकिन अगर कोई बैलेंसिंग फोर्स जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी वहाँ पे अगर लग रहा है, तो हो सकता है कि वो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ना करे। तो सबसे पहला ऑप्शन है E इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। ई जब 0 है तो ये तो डेफिनेटली कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये तो डेफिनेटली होने ही वाला है। और बी अगर नॉन ज़ीरो भी रहे तो भी फोर्स नहीं लगता है अगर वो उसके पैरेलल में मूव कर रहा है। तो अगर E इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, तब हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि E इक्वल टू अगर 0 है
तब तो डेफिनेटली कोई फोर्स नहीं लगेगा। बी नॉन ज़ीरो भी है तो भी अगर उसके पैरेलली मूव कर रहा है, अगर जैसे मान लो कि ये बी का डायरेक्शन है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगना ही लगना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी हमारा सही है। ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ई नॉन ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, लेकिन बी इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रेजेंट। ऐसी स्थिति में कभी भी प्रोटॉन पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ई भी नॉन ज़ीरो, बी भी नॉन ज़ीरो, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगे और मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो इसके कारण ये इसको बैलेंस कर लें। मैं भी पॉसिबिलिटी, हमसे पॉसिबिलिटी ही पूछा है, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी तीनों करेक्ट है हमारे पास। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक वर्ड पे फोकस कीजिएगा, इस 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर इक्वल टू, फाइंड करना है हमको, और के बी की वैल्यू यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है हमको। तो हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि हमारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक के केस में वो 3/2 kT होता है, वेयर के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए हम फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में तो 1.6 इंटू टेन पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जूल बन गया हमारा। 3/2 इंटू के की वैल्यू दे रखी है 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -23 ऊपर चला जाएगा और ये 19 है तो यहाँ पे 10⁻4 बच जाएगा, ये सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 3.2 इंटू 0.414 अपॉन 3 इंटू 1.38, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3200 केल्विन के आसपास आंसर आता है। तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरा कम्प्लीटली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए देखते हैं। ये अगेन हमारे 11th के काइनेमेटिक्स से, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, बॉडी ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद हॉरिजॉन्टली विद v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, 200 kg एक्स्ट्रा लोड डाल दिए तो v फाइनल क्या होगा। तो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बेस्ड है, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, यानी 1000 इंटू v1 इक्वल टू 1000 प्लस 200 इंटू v2। हमारे पास v2 हमको फाइंड करना है, तो 1000 इंटू v1 है 6, है ना, 6 अपॉन 1200, यानी v2 हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 हमको मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर, देन रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट क्या होने वाला है। रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। ठीक है, और हमको दे रखा है थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आर है, यानी आर इक्वल टू 0.53 इंटू 3 3 9 अपॉन जेड। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जेड का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 0.53 इंटू 9 अपॉन आर कर लिए। ठीक है, ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई। बस सिंपल टर्म्स में इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हमको आर फोर्थ की निकालनी है ना, तो आर फोर्थ की कैसे निकालेंगे, 0.53 इंटू एन स्क्वायर मतलब 16 अपॉन जेड, जेड जो हम यहाँ निकाले थे उसको पुट कर देंगे, 0.53 इंटू 9 अपॉन आर, ऊपर कैंसिल, 16 r/9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जब हमको ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखा है तो हमको मान के चलना है कि ये स्टेडी स्टेट के बारे में पूछ रहा है, यानी स्टेडी स्टेट में करंट चार्ज कितना इस कैपेसिटर के ऊपर होगा वो हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, स्टेडी स्टेट में आपको पता होगा कि ये एक एज अ ओपन स्विच वर्क करता है, ये कोई भी करंट पास नहीं होने देता, यानी करंट हमारा कुछ इस सेक्शन से और इस सेक्शन से ही पास होने वाला है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट लगेगा, इधर भी 10 वोल्ट ही लगने वाला है। तो हम पहले करंट इन दोनों से फाइंड कर लेंगे, तब हम इस पॉइंट का लेट से ए एंड इस पॉइंट का लेट से बी, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड कर पाए
तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है कि ये जो कैपेसिटर है वो इधर से इधर लगा हुआ है। मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये यहाँ पे इस तरह से कुछ है और ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ से ये ईएमएफ का सप्लाई आ रहा है, ठीक है, 10 वोल्ट का। और हमको पूछा है ये पॉइंट ए बी के बीच में जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज कितना है। ये 1 ओम है, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम। आइए पहले हम इस सेक्शन में करंट को फाइंड करते हैं। करंट कैसे फाइंड करेंगे? वोल्टेज तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस 10 वोल्ट ही है, तो 10 वोल्ट इक्वल टू I1 प्लस 2I1, यानी I1 इक्वल टू 10/3 हो गया। अच्छा, I2 इक्वल टू हमको फाइंड करना है, फिर इसमें से हो गया तो 6I2, देखिए 10 वोल्ट इक्वल टू 6I2 प्लस 4I2, I2 इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर, ये 10/3 एम्पियर। अब VA फाइंड करेंगे, VB फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और Q इक्वल टू CV लगा देंगे। बस इतना ही करना है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। हम VA निकालते हैं सबसे पहले। VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10/3 इक्वल टू 10/3 एम्पियर। और उसके बाद VB निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 वोल्ट, ये वोल्ट में आएगा। और डिफरेंस अगर हम निकालें तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा V इक्वल टू 6 माइनस 10/3, 8/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। और हमको पता है कि Q इक्वल टू होता है CV, यानी C हमारे पास दिया हुआ है कितना? 150 माइक्रोफैरड। 150 इंटू 10⁻⁻6 फैरड टाइम्स ऑफ V इज़ 8/3, 350 टाइम्स, यानी 50 माइक्रो कूलम इज द चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन दिस कैपेसिटर, ठीक है। सर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, 58 यानी 400 माइक्रो कूलम चार्ज हैज़ बीन डिपॉजिटेड ऑन द बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगेन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बस देखने में लेंदी लग रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हाई मास का जो न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास 236 है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना दिया हुआ है, वो डिसोसिएट करता है दो मिडिल क्लास न्यूक्लियाइड्स में जिसका एटॉमिक मास 118 है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। तो एनर्जी रिलीज़ कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि P ब्रेक हो रहा है जिससे 2Q पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। P का मास कितना दे रखा है? 236। Q का मास कितना दे रखा है? 118। तो हमको फाइंड करना है कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई। तो आइए फाइंड करते हैं। देखिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करना होगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी हो जाएगी? 236 टाइम्स ऑफ 7.6 टाइम्स ऑफ ये 8.6 है, सॉरी, टाइम्स ऑफ 8.6 माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमको 2 मिल रहा है और एक का मास इतना, यानी दोनों का हमको निकालना पड़ेगा। 2 टाइम्स ऑफ 118 टाइम्स ऑफ 7.6, यानी हम देख सकते हैं 236 इंटू 8.6 माइनस 7.6 करेंगे, यानी 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हो जाएगा 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन ये हमारा एक SHM से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। SHM एग्जीक्यूट कर रहा है एक पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हम वेलोसिटी लिख सकते हैं 0.1 मीटर पर सेकेंड एट मीन पोजीशन, यानी A ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या होगी पार्टिकल की मीन पोजीशन से जब इसकी स्पीड हो जाती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको अंडर रूट अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमसे बोला है कि वेलोसिटी जब हाफ हो जाती है 10 से 5 हो जाती है, यानी
हम कह सकते हैं कि ए ओमेगा अगर पहले वेलोसिटी थी एस एच एम की, तो अब ए ओमेगा बाई 2 हो जाएगी। और हमको वेलोसिटी, ये न्यू वेलोसिटी, ये वी डैश है, और वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमने पढ़ रखा है एस एच एम में। ए ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल्ड, सो हियर वी गेट कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, देयरफॉर ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आइए हम इस ओमेगा टी पर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं कितना होगा। सो वी हैव x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ए एम्पलीट्यूड हमको दे रखा है 4 इंटू 10⁻² मीटर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ 60 √3/2 होता है। अब देखिए 2 2 सा कैंसल्ड, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 2√3 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये कट के सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम कर लेते हैं √12 सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हैं। हमको यहाँ क्या दे रखा था, √α, सो √α इक्वल टू √12, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 12 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए एस एच एम पढ़ा होना, उसका कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा हुआ है। तो इसका साइड हमको दे रखा है 2 मीटर और मास दे रखा है हमको 1 kg। इस पॉइंट, ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो हमको फाइंड करना है इसकी मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इससे डिस्टेंस हो जाएगा √2² + 2², यानी 2 2 4, 4 4 8, 2√2 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम आई इक्वल टू निकालें तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा, इसके लिए mr², 1 × 2² प्लस फिर 1 × 2² प्लस इसके लिए 1 × 2², 1 × 2², इसके लिए हो जाएगा 1 × 2√2², यानी 4 + 4 + 2 2 4 2 8, यानी 16 kg मीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है। हियर वी विल हैव 16। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि इफ़ 0.08 kg ऑफ एयर इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज 0.17 केल्विन किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस एंड 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। द चेंज इन इट्स यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो हमको डेल्टा यू फाइंड करना है बेसिकली। तो डेल्टा यू हमारे पास, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, यानी डेल्टा डब्ल्यू 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू रहने वाला है। और डेल्टा यू इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम सी डेल्टा टी, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 0.08 टाइम्स ऑफ 0.17, जो कि हमको यहाँ दे रखा है, टाइम्स ऑफ डेल्टा टी 5। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ये किलो कैलोरी में है, पहले इसको हम कैलोरी में करते हैं इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, अब ये कैलोरी बन चुका है। अब इसको जूल में करते हैं 4.18 जूल से मल्टीप्लाई करके, अब ये हमारे पास आ जाएगा 13.6। इसको सॉल्व करने पे फर्दर इंटू 21, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 285 के आसपास आता है, जो कि हमारे ऑप्शन बी के काफ़ी नज़दीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, 285 जूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर इज प्लेस्ड एट 60 to b इक्वल टू 4 टेस्ला। लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड। लूप को निकाला जा रहा है, लूप को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि फ्लक्स जो है पहले मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे फ्लक्स घटता हुआ 0 होने की ओर जा रहा है। तो ई एवरेज, यानी ई एवरेज हमको फाइंड करना, जो इंड्यूस होता है लूप में इस टाइम पीरियड में, तो ये हमको फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्लेन दिया हुआ है लूप का, और बी वेक्टर कुछ इस तरह से इधर है, एरिया वेक्टर कुछ इधर है, इसके बीच की एंगल है 60 डिग्री। तो अब देखिए, अब हम इसको निकालते हैं अगर, तो क्या होता है कि फाई इक्वल टू जो होता है हमारे पास वो होता है बी ए कॉस थीटा। अब ध्यान देना है कि ई इंड्यूस्ड अगर निकालें तो -d∅dt होता है, -d∅dt। और क्या हो रहा है कि
हम निकाल रहे हैं, माने मतलब डी फाई, चेंज इन फाई जो है वो निगेटिव हो रहा है। इसको अच्छे से सोचना है, माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, डी फाई मतलब चेंज इन फाई, और चेंज इन फाई क्या हो रहा है, पहले पूरा पूरा फाई, पहले पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होकर पास कर रहा था, लेकिन अब जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं तो अब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड से पास नहीं करता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइनली इससे पास नहीं करता, यानी फाई में चेंज भी निगेटिव है और ये निगेटिव साइन भी यहाँ पे है ही, इसके कारण ये नेगेटिव ऑफ माइनस बी ए अपॉन टाइम में चेंज कितना है 10 सेकेंड। अब देखिए तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ एरिया कितना है 2.5 इंटू 2 यानी 5 अपॉन 10, और कॉस थीटा यानी कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 2 2 4 और 5 2 10 अपॉन 10 यानी +1 वोल्ट हमारे यहाँ इंड्यूस्ड वोल्टेज है, +1 वोल्ट, यानी वी हैव ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेना ताकि ये आगे हेल्प करे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ई वाई इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर साइन 1.5 × 10⁻⁷ t माइनस 0.05x द इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव हमसे पूछा है। आपको पता होगा इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा आपने, आई इक्वल टू होता है हाफ एप्स सी ई नॉट की स्क्वायर, हाफ एप्स सी ई नॉट की स्क्वायर, जहाँ पे एप्स क्या है हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नॉट क्या है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं इसको, हाफ एप्स की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू पावर -12, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ इंटू एप्स की वैल्यू एप्स नॉट तो हमने पुट कर दिया, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 200, तो 200 स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁴। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 6 8 इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 53.10 और 8 4 12 -12 कैंसिल 53.10, ये इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है लगभग, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सरफेस पे वो जी है, अगर अर्थ के डायमीटर को हम रिड्यूस करके हाफ कर दें तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मास अगर सेम रहे तो न्यू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। हमने पढ़ रखा है ग्रेविटेशन में कि जी इक्वल्स टू होता है Gm/r², यानी अगर हम r को हाफ करते हैं तो जी 4 टाइम्स हो जाएगा, r को हाफ करते हैं तो जी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इफ़ r reduced to half then g becomes हाफ, रेसिप्रोकल ऑफ हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4g, g' इक्वल टू 4g बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेसिकली आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर बेसिकली क्या मेज़र नहीं करता है, तो देखिए स्फेरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब मेज़र करने में हेल्प किया जाता है, इवन इसका यूज़ करके हम थिन प्लेट्स वगैरह की थिकनेस को भी माप सकते हैं। तो यानी हमारे पास ये ऑप्शन ए आ रहा है जो कि यूज़ नहीं होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड के मेजरमेंट में ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये सारे में यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, विस्कोसिटी ऑफ गैस ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड, गैस की विस्कोसिटी क्या लिक्विड से ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का मतलब पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी एक मीडियम में अगर हम किसी चीज़ को एक जैसे मान लो गैस के मीडियम में हम कोई किसी चीज़ को पुट करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है गैस पार्टिकल्स के कारण वो होता है विस्कॉस फोर्स, और लिक्विड में अगर पुट करें इमर्स करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा लिक्विड के कारण लगने वाला विस्कॉस फोर्स। तो विस्कॉस फोर्स गैस में ज़्यादा होगा या लिक्विड में ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड में ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन S1 इज़ रॉन्ग। ऑप्शन 2 देखते हैं, सरफेस टेंशन में लिक्विड घटता है
कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डालने पे ये तो बिल्कुल सही है। अगर किसी लिक्विड में हम इनसॉल्युबल चीज़ डाल देते हैं उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा। यानी ऑप्शन S1 इज़ रॉन्ग बट S2 इज़ करेक्ट। S1 इज़ रॉन्ग बट S2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होना चाहिए इसके लिए। ये काफ़ी मज़ेदार सवाल लगा मुझे आज के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेम डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम डायमेंशन होता है, तो ये तो डायमेंशनली हमको फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं। लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जो बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH/2π। यहाँ पे देखिए n और ये सारा का सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। यानी L का डायमेंशन इक्वल टू H का डायमेंशन। हो गया ना, कितना इजी। L का डायमेंशन H के डायमेंशन के डायरेक्टली इक्वल है। इससे हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट साबित होता है। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट, टॉर्क। टॉर्क हैव सेम डायमेंशन। देखिए देखते हैं, लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या, mv, और मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या, rf। देखिए mv और rf, इन दोनों का डायमेंशन कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है। यानी ये दीज बोथ आर नॉट डायमेंशनली इक्वल। यानी ऑप्शन S1 हमारा करेक्ट है लेकिन S2 रॉन्ग है। S1 इज ट्रू एंड S1 इज फॉल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी गेट। ये अगेन मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। रिवर्स बायसिंग किस किस केस में दिखाया गया है। रिवर्स बायसिंग क्या होता है बेसिकली, कि जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप को जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन जब पॉजिटिव को एन टाइप से और नेगेटिव को पी टाइप से जोड़े तो ये रिवर्स बायस का केस होता है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से इसको रिवर्स बायस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वोल्ट को कनेक्ट किया गया है इस पी साइड से, तो ये तो रिवर्स बायस हुआ ही नहीं, इधर 0 है तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 2 वोल्ट को किया गया है पॉजिटिव से और -10 किया गया है नेगेटिव से, तो फर्दर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाला पी से, तो ये भी रिवर्स बायस नहीं है। थर्ड में देखते हैं, 2 वोल्ट पॉजिटिव से 4 वोल्ट नेगेटिव से, यानी लोअर पोटेंशियल इज अटैच्ड टू पी, यानी ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है कि नेगेटिव पोटेंशियल अटैच्ड टू नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाला नेगेटिव के पास है, यानी ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा रिवर्स बायस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए बायसिंग का कंसेप्ट आना जरूरी है, जो कि बहुत काफ़ी ईजी है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। जिसका लेंथ कितना है, एक वायर है जिसका लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है और रेडियस इतना दिया हुआ है हमको, और ये कनेक्ट किया गया है राइट गैप, एक मीटर ब्रिज के राइट गैप में। और जब एक रेसिस्टेंस हम 4.5 ओम का लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स की सहायता से, तो जो बैलेंस लेंथ दिखता है वो हमको 60 सेंटीमीटर दिखता है लेफ्ट से, और रो अगर इतना दिया हुआ है तो आर की वैल्यू हमको फाइंड कर रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही है, वो 20 नहीं है, वो मिस्टेक हो गया था। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेसिस्टेंस ही फाइंड कर लेते हैं इस वायर का। तो रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, R इक्वल टू रो L/A से फाइंड करेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रो की वैल्यू है R इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू लेंथ कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² मीटर अपॉन एरिया निकालना है हमको पाई R² 7 इंटू 10⁻⁻8 7 इंटू 10⁻⁻8 ये हमारे पास आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो R' हमारे पास निकल के आया वो कितना आया, 10⁻⁻7 यहाँ पे है, 10⁻⁻2 है, 8 इसको यहाँ पे एक ज़ीरो कटेगा तो 10⁻1 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, -7, ये ऊपर आने से 7 बनेगा, ये सब कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, R/7 पाई। ये हमारे पास रेसिस्टेंस आया इस वायर का। अब आइए हम ड्रॉ करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर को। ये कुछ हमारे पास इस तरह से पोटेंशियोमीटर वायर है मान लो। तो अगर हम क्या करते हैं कि ये लेफ़्ट पार्ट मान लेते हैं, ये राइट पार्ट मान लेते हैं। लेफ़्ट में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं 4.5 ओम के रेसिस्टेंस को, और राइट में हमारे पास क्या है, यही वायर जो हम कनेक्ट किए हैं R/7 पाई रेसिस्टेंस का। तो जो हमको बैलेंस लेंथ मिल रहा है इधर से लेफ़्ट से मिल रहा है कितना,
0.60 मीटर का, 60 सेंटीमीटर बोला था हमको क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट से हम 0.60 मीटर ले लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0.4 मीटर हो जाएगा। तो अब तो ये बहुत ईजी है सॉल्व करना, ये सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है 4.R1/R2 इक्वल टू S1/S2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4.5/0.60 इक्वल टू R/7 इंटू 0.4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0.2 ज़ा 0.23 ज़ा, ये हो गया 1.5 टाइम्स में ये कट जाएगा। R इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा और 1.52 ज़ा 3, 7 इंटू 22/7, 66, यानी R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 66 ओम। ठीक है, तो सॉरी 66 है ये डायरेक्ट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R एज 66, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस इतना सारा लेंदी पोटेंशियोमीटर वायर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इजी है सॉल्व करना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है 10⁻⁻6 कूलम का, 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम का, जो कि प्लेस्ड है ओरिजिन पे। 2 पॉइंट P और Q जो कि सिचुएटेड है √3 पर, और एक है √6, 0 पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है उनके बीच में। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा एक पॉइंट जो है Q √6 पर लोकेटेड है, और दूसरा है √3, पर लोकेटेड है, और यहाँ ओरिजिन पे हमारे पास चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम का। ठीक है, हमको पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों का आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका तो आर वेक्टर सिर्फ √6 ही है, इधर 0 है तो कुछ भी नहीं, ये √6 ही हो जाएगा। और इसका आर निकाले अगर, तो अंडर √3 का स्क्वायर यानी 3, प्लस अंडर √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी √6। अब आप देख सकते हैं कि V एट P एंड V एट Q निकालें तो ये आएगा KQ/R, KQ/√6, और ये भी आएगा KQ/√6, यानी VP VQ दोनों तो सेम आ रहा है मेरे पास, यानी डेल्टा V इक्वल टू VP माइनस VQ इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी दोनों सेम पोटेंशियल पे है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉडीज़ हैं जिनकी मासेस दी हुई है 4 kg और 25 kg, ये मूव कर रही है इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम का रेशियो हमको फाइंड करना है। हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू होता है √2mke, 2mke काइनेटिक एनर्जी, यानी P1/P2 अगर करें तो √2m1k/2m2k, 2 कांस्टेंट कैंसिल, के सेम कैंसिल, √m1/m2, m1 कितना है 4, m2 कितना 25, यानी 2:5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमको क्या दे रखा है कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज़ cot A/2, cot A/2 अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमारे पास प्रिज्म के मीडियम का, तो हमको फाइंड करना है कि मिनिमम डेविएशन एंगल जो होगा डेल्टा, वो कितना रहने वाला है। तो आइए इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि म्यू का जो फॉर्मूला होता है प्रिज्म के लिए वो क्या होता है, sin A प्लस डेल्टा/2 sin A/2। तो इसका भी यूज़ आएगा आगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू इक्वल टू cot A/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos A/2 बाई sin A/2। आपको कुछ कुछ हिंट मिल रहा होगा कि sin A/2 यहाँ आ गया है, इसको फर्दर हम कुछ कुछ करेंगे तो ये कुछ इस टर्म में आएगा, तो फिर हमको डेल्टा मिल सकता है। तो आइए करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos A/2 को हम लिख सकते हैं sin π/2 माइनस A/2 अपॉन sin A/2 इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इक्वेट कर सकते हैं उसी पुराने वाले इक्वेशन से। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे sin A प्लस डेल्टा/2 अपॉन sin A/2। तो अब देखिए हमारे पास
पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई टू आ जाएगा, यानी हम इसको 90 ही लिख लेते हैं बेसिकली। 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई टू कर देते हैं, बाई टू सेपरेटली भी कर देते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू डेल्टा बाई टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू डेल्टा बाई टू, यानी कि ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू डेल्टा, यानी जो डेल्टा मीन डेविएशन के लिए होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2a, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं पाई माइनस 2a कितना है हमारे पास दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में पाई माइनस 2a दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, ये मैंने कैसे किया है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आइए सॉल्व करते हैं। हमको दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स का m इक्वल टू 0.002, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। और I की वैल्यू दे रखी है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है 5 एम्पियर, ओमेगा दे रखा है 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, और EMF दे रखा है पाई बाई अल्फ़ा दे रखा है, और वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमको फाइंड करना है। तो आंसर 2 आता है, वो मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो EMF दे रखा है पाई बाई अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जो EMF होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में वो क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी। तो अब देखिए एम डी आई बाई डी टी हम करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे एम डी बाई डी टी, और आई दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी एम आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस साइन होता है तो माइनस यहाँ भी होगा, और फर्दर फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर हम देखें तो EMF हमारे पास आ जाएगा एम आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी हमारे पास m की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ आई नॉट की वैल्यू है 5, और ओमेगा की वैल्यू 50 पाई इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस 50 पाई टी, यानी कि ये n पाई के टर्म में आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास आ रहा है 550 5 ज़ा 250 2 ज़ा 500 10⁻³ पाई, यानी आ जाएगा 0.5 पाई, जो कि पाई बाई अल्फ़ा से इक्वेट करें अगर हम तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये अल्फ़ा इक्वल टू 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास में दे रखा है 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और हमको बोला है बी एट पॉइंट P फाइंड करने के लिए, इस P वाले रीजन में B की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको डिस्टेंस दे रखा है 5/2 सेंटीमीटर, यानी 2.5 इंटू 10⁻² मीटर कह सकते हैं इसको। और देखिए अब हम इधर फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे कि ये ऊपर की ओर करंट बह रहा है, तो इधर थंब के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे कुछ इस तरह से अंदर रहने वाली है, ड्यू टू वायर 1 अंदर रहने वाली है, और दूसरा वाला जो वायर है इसके कारण नीचे जा रहा है, तो नीचे की ओर थंब को अगर हम कर्ल करें तो इसके कारण भी अंदर ही रहने वाली है, यानी इधर भी रहने वाला है इधर, यानी कि वायर 1 के कारण भी अंदर की ओर, वायर 2 के कारण भी अंदर की ओर, यानी कि एक के कारण अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें उसको अगर हम ट्वाइस कर दें तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा B का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसी तरह से फाइंड करेंगे इसको। तो B एट P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B नॉट, वेयर B नॉट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। हमको पता है कि इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट
आई अपॉन 2 पाई डी। तो 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट है 10 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस है 2.5, ये डिस्टेंस 2.5 इंटू 10⁻⁻2। और फॉर्चुनेटली डिस्टेंस इसके इस वायर से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही दूसरे वायर से भी है, तो इसके लिए भी हमको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, हम 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 पाई 2 ज़ा कैंसिल और 2.5 4 ज़ा हो जाएगा। तो अब फिर आगे देखते हैं, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 इंटू 10⁻⁻5 यानी कह सकते हैं 160 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला यानी 160 माइक्रो टेस्ला। 1 माइक्रो टेस्ला हमको बोला था फाइंड करने, तो बीपी की वैल्यू हो जाएगी 160 डायरेक्टली, जो कि माइक्रो टेस्ला में होगी। तो ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो हमारे पास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उनको भी देख ही लेते हैं। तो चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। ये हमारे पास है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है हमारे पास, डिस्टेंस लाइट फोकसेस, सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए तभी तो वो फोकस कर पाएगा। कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। ये एक डिस्टेंस लाइट को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे फोकस करता है, यानी इधर से डिस्टेंस से लाइट आ रही है जिसको फोकस कर देता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड अगर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड अगर इसी पॉइंट पे लाइट को रिसीव कर पा रहा है तो यहाँ पे आई करंट जनरेट होती है। यानी कि बेसिकली कहने का सेंस ये है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है मेटल सरफेस पे, और इसी कारण से करंट देखने को मिलती है। क्वेश्चन में आगे पूछा गया हमसे कि अगर एफ़ को हम 20 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 20 सेंटीमीटर एफ़ कर दें तो फोटो करंट चेंज कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम एफ़ को चेंज कर देते हैं 20 सेंटीमीटर तो फोटो करंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन कब? उस समय बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर फोकस मान लो कि यहाँ पे आ जाता है, तो बिल्कुल भी करंट चेंज नहीं होगा अगर हम उस फोटोकेमिकल सेल को ही यहाँ ला देते हैं तो। लेकिन अगर फोटोकेमिकल सेल यहाँ नहीं आ रहा, अगर वो ये इसी पोजीशन पे है, तब तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, इफ़ photochemical cell is kept at new focus then I will not change, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, उस क्वेश्चन को डिस्कस करके आज का सेशन एंड कर देंगे। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ओ। ये हमारे पास ओ यहाँ पे दिया गया है और 6 सेंटीमीटर, N1 = 3/2, N2 = 8/5, डी एपरेंट निकालना है। हमको पता है कि हम डी एपरेंट पढ़ चुके हैं। डी एपरेंट इक्वल टू क्या होता है, D1/μ1 प्लस D2/μ2। तो D1 कितना है 6 सेंटीमीटर अपॉन μ1 कितना है हमारे पास, कोई भी ले सकते हैं, 3/2 प्लस D2 कितना है 6 बाई μ2 कितना है 8/5, 12/3, 30/8। इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो हमारे पास में आ जाता है वैल्यू फाइनली 7.75 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका डी एपरेंट जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7.75 सेंटीमीटर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द एंड of all the JEE Mains physics question that were asked on the 27th of Jan shift 1 morning. सो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए सारे क्वेश्चंस को जो कि जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे JEE Main 27 जनवरी के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, देखा आपने कि किस तरह बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चंस को तो आपको नेक्स्ट सेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक द हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।